नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है पार्ट 5 के अंदर। और पार्ट पे पार्ट बनते जा रहे हैं। लोग सोच रहे होंगे पता नहीं आप क्या लाए लेके आएगा पार्ट में, है ना। तो मेरा ये है कि भाई कन्फ्यूजन दूर होना चाहिए। अपनी जंग एक ही है, कन्फ्यूजन दूर हो। और चाहे से दोनों सोसाइटी कुछ भी करे, घोड़े वालों का भला हो, घोड़े वाले कन्फ्यूज ना हो। तो सर मैं अगला सवाल पूछना चाहूंगा। अभी जैसे कि बहुत सारे लोगों से मेरे को पता लगता है कि प्रदीप भाई डीएनए की हमने कराए हुए 5 महीने 6 महीने हो गए, अभी तक हमारा पासपोर्ट नहीं आया। तो सर डीएनए इतना लेट कैसे हो जा रहा है? देखिए, ये बात सही है। एक वक्त ऐसा आया था अभी बीच में, जब ये कोरोना के बाद हम निकले और हमने पहला पंजाब में जो विजिट करके घोड़ों का डीएनए किया, उस पर्टिकुलर लॉट में करीबन 30-40 पासपोर्ट थे वो, उनमें कम से कम 4 महीने का टाइम लग गया। बिल्कुल लगा। और मैं खुद भी बहुत परेशान हुआ कि ऐसा क्यों हुआ, क्या हुआ। मैंने लैब को बहुत फ़ोन किए, बहुत उनसे पूछा कि भाई क्यों लेट हो रहे हो, क्या बात हो रही है। लैब ने ये बताया कि कोरोना काल के अंदर थोरोब्रेड इंडस्ट्री डाउन हो गई। थोरोब्रेड इंडस्ट्री के अंदर रेस कोर्सेज बंद हो गए, घोड़ों की सेल नहीं हुई, ऑक्शन नहीं हुए। अगर उनके ऑप्शन और सेल नहीं हुए तो उनका डीएनए का काम बंद हो गया। जो 2000 घोड़ों का डीएनए एक साल में वो लोग करते हैं, बिल्कुल वहाँ 200 भी नहीं आए। बिल्कुल सर। तो आप सोच सकते हो कि उनके साथ, अच्छा उनकी रेट मैंने आपको बताया कि बहुत हाई है डीएनए की। और जब ये सारा चेंजेस हुआ तो उनके लैब में और सब जगह फाइनेंशियल इश्यूज भी आई और प्रॉब्लम भी आया। साथ साथ के अंदर इंग्लैंड के अंदर और आयरलैंड साइड में ये इशू चल रही थी ब्रिटेक्स की, जो बाहर निकलने का था इंग्लैंड का, वो इशू चल रहा था। दवाइयाँ वहाँ से आती हैं बिल्कुल, जिससे कि ये लैब में इस्तेमाल करते हैं। वो दवाई का कोरोना के टाइम में आना रुक गया, बिल्कुल। और इसलिए इनके पास स्टॉक नहीं था। तो इसलिए सारी डिले होने लगी। उसके बाद इन्होंने ये कोशिश करी कि हम इस लैब को हम अपग्रेड कर लें। बिल्कुल। तो अपग्रेड करने के लिए जो मशीनें इनके पास थी वो पहले की थी। इन्होंने सोचा कि भाई और भी हम काम बढ़ा लेंगे तो इसको अपग्रेड करें। अपग्रेड करने का इनका खर्चा आ रहा है करीबन 2 करोड़ के ऊपर। ओके। तो थोरोब्रेड इंडस्ट्री वालों ने कहा कि इस वक्त हम ये खर्चा नहीं कर सकते, दवाइयाँ नहीं मिल रही, दवाइयाँ लेट हो रही है। तो आप ऐसा करिए, आप ये पासपोर्ट जो अभी चल रहे हैं इनको आयरलैंड भेजें। आयरलैंड में लैब है वेदरबी की। बिल्कुल। वेदरबी कंपनी जो है वो पूरे वर्ल्ड के थोरोब्रेड इंडस्ट्री और स्टड बुक ऑफ रजिस्ट्रीज जितनी भी हैं वो सब उन्हीं के नीचे आती है। बिल्कुल। तो उनकी लैब में ही वहीं भेज दो और वहीं टेस्ट करवा लो ताकि जल्दी हो। बिल्कुल। तो उसलिए 4 महीने का डिले फर्स्ट लॉट में हुआ। उसके बाद अभी भी टेस्टिंग, जब तक ये लैब अपग्रेड नहीं होती या इनको दवाइयाँ रेगुलरली नहीं मिलती हैं, चाहे वो पुरानी मशीन से भी करें तो दवाएँ नहीं मिलती जब तक ये वहीं आयरलैंड भेज रहे हैं। इसलिए 2 महीने का टाइम हमारे लग रहा है। बिल्कुल। अभी भी जब मैं इनसे मीटिंग करके आया, महाराष्ट्र जब गया, तो मैंने सेक्रेटरी को और जो उनके कीपर हैं, रजिस्ट्रार हैं, उनसे रिक्वेस्ट करी कि साहब इसको और जल्दी करो। तो अब उन्होंने कहा है कि अब हम जल्दी करने की गुंजाइश है हमारे पास, क्योंकि जब जा रहा था टेस्टिंग के लिए तो कस्टम्स के थ्रू जाना पड़ता है सैंपल्स को, और वहाँ प्रॉब्लम आ रही थी। कस्टम वालों ने कई चीज़ें पूछी, ये क्या सैंपल है, क्यों जा रहे हैं, वहाँ से जब रिपोर्ट आ रही है कि ये क्या चक्कर है, क्या नहीं है। तो अब जाकर के वो सारा मैटर कस्टम से क्लियर हुआ है इनका। बिल्कुल। तो अब शायद उम्मीद है कि जल्दी हो। फिर भी हम सेफ साइड के लिए हर आदमी जिसके पास हम आज की तारीख में जा रहे हैं, हम उनको 2 महीने का टाइम बता रहे हैं। बिल्कुल। और कोशिश है हमारी कि 2 महीने के अंदर अंदर हम उनको रिपोर्ट दे सकें। जैसे मान के चलो सर, मैं अभी नया आदमी में घोड़ा लेना चाहता हूँ, पर मैं पहले ये श्योर करूंगा कि भाई इस घोड़े का बच्चा है या नहीं है। तो मान के चलो मैंने वो बच्चा है, उसका बाल आपको दिया कि भाई इसको मैच कराओ, तो उसकी रिपोर्ट कितने दिन में आ जाएगी? 7 दिन में दे देंगे। 7 दिन में? वो मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। हाँ बिल्कुल। नया डीएनए है, हाँ। तो नया डीएनए का सैंपल आप भेज रहे हो, हाँ। तो उसमें आपको लग जाएंगे 2 महीने। बिल्कुल। पर अगर डीएनए किया हुआ घोड़े लिस्ट में है, अच्छा पहले से घोड़ा डीएनए किया हुआ है? डीएनए किया हुआ है, हमारी लिस्ट में है। बिल्कुल। आज 500 घोड़ों का डीएनए हुआ है। हाँ। अब आपके पास कोई बच्चा किसी के पास है, उसका भी डीएनए हुआ है। जैसे मान के चलो एग्जांपल के तौर पे हम किसी के घोड़े का नाम नहीं ले, सुल्तान घोड़े का डीएनए पहले से हुआ है। हाँ। मैं सुल्तान घोड़े का बच्चा ले रहा हूँ, उसका है। बाल मैंने आपको दे दिया, भिजवा दिया। उसके बच्चे का अगर बाल मुझे दिया, हाँ। तो वो जाएगा टेस्टिंग के लिए। जब तक उसका बाल रजिस्टर नहीं होगा, जब तक
डीएनए नहीं हो सकेगा, Okay. मैच नहीं हो सकेगा, तो बिल्कुल। उसमें तो 2 महीने लगेंगे। हाँ हाँ। परंतु इसका एक दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको इस प्रकार से देता हूँ। अगर सुल्तान रजिस्टर्ड नहीं था, बिल्कुल परंतु सुल्तान के 10 बच्चे पहले रजिस्टर हो चुके हैं, वो अननोन चले गए बिल्कुल सारे, क्योंकि हाँ। सुल्तान रजिस्टर्ड नहीं था। बिल्कुल अब अगर उस मालिक को ऐसा लगा कि यार अब तो डीएनए जरूरी हो गया, मैं भी मेरे सुल्तान को रजिस्टर करा दूं, तो उसने रजिस्टर करा दिया। बिल्कुल। अब सुल्तान भी रजिस्टर हो गया और उसके 10-15 बच्चे भी रजिस्टर्ड हुए हैं पहले से ही हुए पहले से। तो वो लोग अब मेरे को इन्फॉर्म करते हैं। अगर वो आपको बाल नहीं देने पड़ते उसको, तो? क्योंकि उसका तो 10 बच्चे ऑलरेडी अच्छा रजिस्टर्ड है पहले से ही है। और सुल्तान भी रजिस्टर हो गया, तो उसको तो सिर्फ एक एप्लीकेशन मुझे भेजता है वो कि साहब मेरा सुल्तान का ये बच्चा है, मुझे ऐसा बताया गया है, अब मेरा इसकी मैचिंग कर दो। तो उसमें हम सिर्फ उससे अभी 2000 रुपये का, 3000 या 2000 रुपये का कोई चार्ज है, मेरे ख्याल से 2000 है, हम 2000 रुपये का चार्ज उससे लेते हैं। और वो सिर्फ कोरियर की सर्विसेज, क्योंकि वो पासपोर्ट हमें भेजेगा, हम वहाँ भेजेंगे, वहाँ से आएगा, फिर हम उसकी सारी एंट्री करेंगे, उसको देंगे। वो 2000 रुपये के अंदर हम लैब में उसका सारा डिटेल भेज देंगे। बिल्कुल। और लैब 7 दिन के अंदर अंदर मैचिंग करके हमारे को रिपोर्ट भेज, 7 दिन के अंदर उसकी रिपोर्ट आ 7 जाएगी। दिन में आ जाएगी। अगर घोड़े रजिस्टर्ड ऑलरेडी हैं तो 7 दिन के अंदर और अगर नया है तो फिर नया है तो वो फिर पूरा प्रोसेस में जाने के बाद रजिस्टर। तो सर अगर अभी जैसे कि आप बता रहे हो 750-800 घोड़े आप डीएनए कर चुके हो, अभी कितने घोड़े और राज्यों के आपके पास में डिमांड आई हुई कि भाई हमारा भी डीएनए करो? ऐसा मैं एक उदाहरण के लिए बता रहा हूँ, ये तो सेकंड थर्ड लिस्ट है। अभी जैसे ये हम लोग इस तरीके से एक मेंटेन कर रहे हैं रिकॉर्ड, क्योंकि रखना पड़ेगा, ऐसे तो भूल जाओगे अब आप। जिसका भी फोन आया, हाँ। चाहे व्हाट्सएप मैसेज आया, ईमेल आया, फोन आया, बिल्कुल। किसी के पास भी हमारा आया, तो हम उसका नाम और नंबर और सारा यहाँ नोट कर लें। बिल्कुल। ये राजस्थान की लिस्ट है। राजस्थान के कितने लोग होंगे? राजस्थान में अभी हमारे पास टोटली 41 लोग 41 जो इंटरेस्टेड है। हाँ, अभी ये पेंडिंग में, बिल्कुल। अलग अलग जगह। ओके। इसी प्रकार से अभी आप ये पंजाब की लिस्ट देखिए, पंजाब में तो बहुत सारी ट्रिप हो गई, बिल्कुल। उसके बावजूद भी आज पंजाब में 23 लोग पंजाब में अभी पेंडिंग है, बिल्कुल। ये अभी वेट कर रहे हैं। और उसी प्रकार महाराष्ट्र के अंदर भी हम अभी जाके, सर अभी महाराष्ट्र में आप जाके आए, कितने घोड़ों का डीएनए महाराष्ट्र में करीबन 60 हॉर्सेस का डीएनए हुआ। हम ये सोच रहे थे कि 15-20 भी हो जाएं तो एक नई शुरुआत हो। अच्छा, यानी लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया। इतना इंटरेस्ट दिखाया कि हमको तो समझ में नहीं आया कि किस प्रकार से इतने बड़े स्टेट में हम कवर कर पाएंगे। और सर गुजरात में कितनों का डीएनए किया आपने जब गए? गुजरात में करीबन सेकंड विजिट था हमारा, सेकंड विजिट में करीबन 40, जब भी बहुत, और एक वो 100 भी का टारगेट। माइक्रोचिप खत्म हो गए। अच्छा, माइक्रोचिप हमारे पास स्टॉक में खत्म हो गए, ओके। इसलिए बेचारा हमको लास्ट मिनट में लोगों को फोन करके बोलना पड़ा कि भाई साहब माइक्रोचिप खत्म हो गए, नया स्टॉक आएगा तब आएंगे। मेरे को लगता है 2016-17 में स्टॉक बहुत पड़ा रहता होगा, अब स्टॉक कम पड़ जाता होगा। तो इसलिए हमको उनको मना करना पड़ा। और अभी भी गुजरात की लिस्ट के अंदर मैं मान के चल रहा हूँ कि कम से कम, मैं ये देख रहा हूँ लिस्ट के अंदर कम से कम 30 लोग अभी भी गुजरात में हमारे, यानी लगभग एक आंकड़ा देखें तो 100-120 के करीब मैं लोग। ये मान के चल रहा हूँ कि अगर हम दिसंबर तक सर क्या, दिसंबर तक मुझे लग रहा है कि हम 1000 का टोटल हमारा पूरा कर देंगे। चलो बहुत अच्छी बात है। और ये जो वीडियो देखने वाले लोग हैं वो सब देख ही रहे हैं, सुन रहे हैं जो भी बात हो रही है, तो जिसको जहाँ सही लगे वहाँ डीएनए वो करा सकता है। तो सर मैं जानना चाहूँगा कि जो लास्ट आपकी सरकार के साथ में मीटिंग हुई होगी, उसमें क्या कुछ फैसला क्या हुआ? यानी कि उस, देखो अब मीटिंग में हम जा तो सकते नहीं, पर आपके थ्रू ही हम पूछ सकते हैं, तो उसमें क्या डिस्कशन हुआ है और कुछ पैतरे पे यानी कि निकल के आए या नहीं निकल के आए? देखिए, यानी एक तो ये रहता नहीं समुद्र के बीच में नाव पे आदमी बैठा हुआ है, और एक ये है कि भाई थोड़ा थोड़ा किनारे की तरफ आ रहा है, तो किनारे की तरफ गाड़ी आते हुए दिख रही है या नहीं दिख रही है? तो देखिए, किनारे की तरफ तो मैं भारतीय अश्व संस्था की तरफ से तो ये कहूँगा कि अगर किनारे तक अगर हम किसी घोड़ों की बात को लेके अगर पहुंच पा रहे हैं तो वो नाव तो अभी तक सिर्फ भारतीय अश्व संस्था की जा रही है उस किनारे तक। ओके। बाकी कोई जो है वो तो कोशिशों में यही है कि वो नाव के किनारे नहीं पहुंचे। कैसे लग रहा है सर आपको? तो मैं ये आपको कहूँगा कि 2008 से लेके 19 तक हमारी बहुत मीटिंगें चली, सबके मिनट्स हमारे पास मौजूद हैं, सबकी तारीखें मैं आपको दे सकता हूँ, सब चीज़ मौजूद है। बिल्कुल। और उन सब मीटिंगों के अंदर
अगर आप मिनट्स भी पढ़ोगे ना तो हर मीटिंग के अंदर मारवाड़ी हॉर्स सोसाइटी ने अपनी तरफ से यही बात कही है कि जो हम कहेंगे वही सही है। यहाँ तक कि एक मीटिंग में ये कह दिया गया उनकी तरफ से, जिसके ऊपर बहुत बवाल हुआ। क्यों कि उस मीटिंग के अंदर सारे साइंटिस्ट भी बैठते हैं। अच्छा। नेशनल ब्यूरो ऑफ जेनेटिक रिसर्च करनाल के भी डायरेक्टर बैठते हैं। बिल्कुल। एनआरसी नेशनल इक्वाइन सेंटर के डायरेक्टर बैठते हैं, बीकानेर के साइंटिस्ट आते हैं। बिल्कुल। और डायरेक्टर जो हैं अलग अलग स्टेट के, खास तौर से गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र और हरियाणा और पंजाब के डायरेक्टर्स की कोई ना कोई रिप्रेजेंटेटिव वहाँ बैठते हैं। बिल्कुल। उनके सामने मारवाड़ी सोसाइटी ने ये शब्द कह दिए थे कि एक्सपोर्ट अगर आप खोलेंगे बिल्कुल तो जिस घोड़े को हम अप्रूव करेंगे वो ही एक्सपोर्ट होगा, क्योंकि हमको मालूम है कि कौन सा घोड़ा प्योर है और सही है कि नहीं है। आपके भी जो तो वेटनरी जो बैठे हैं ना, आप भी कुछ नहीं जानते। अच्छा, तुम जानते हो? हम ही जानते। उसके ऊपर हमको बोलने की जरूरत नहीं पड़ी। सारे सरकारी जो हैं साइंटिस्ट और वेट्स वो उनके गले पड़ गए। अच्छा, कि आप ही हो एक्सपर्ट, हम तो कुछ नहीं जानते। हमने तो सरकार में ऐसी नौकरी कर ली, ऐसे ही वेट बन गए हम। यार मतलब एक साइंटिस्ट को भी नहीं पता कि भाई हमको ही कुछ मालूम नहीं, आप ही हो। उसके ऊपर बहुत बवाल मचा। फिर हमने उस पर ये बात कही कि साहब अगर ये कहते हैं कि हम जानते हैं और जिस घोड़े के हमने छाप लगा दी वो ही प्योर है, और ये कहते हैं कि साहब घोड़ों की तादाद कम हो रही है, तो मैंने वहाँ पर प्रपोजल खुलेआम इनके सामने सरकार को दिया कि साहब मेरा तो ये प्रपोजल है, हमारे पास तो जो भी हैं वो घोड़े नहीं है, वो तो खच्चर गधे हैं, हमने तो कोई मिक्स ब्रीडिंग कर रखी है। इनके पास जो है वो प्योरिटी है, इनकी रोक दो, इनके रोक दो, इनके घोड़ों को एक्सपोर्ट मत करो। उसके ऊपर वहाँ के जो प्रतिनिधि थे वो मेरे से बड़े नाराज हुए, बोले आप क्या बात कर रहे हो, आप ये कैसे बोल रहे हो। मैं कहा आप ही बोल रहे हो, मैं नहीं बोल रहा हूँ। आप कह रहे हो हमारे पास प्योरिटी है, हमारा एक्सपोर्ट में ध्यान होना चाहिए, हम अप्रूव करेंगे, तो आप रखो ना आपके घर में, हमें कोई जरूरत नहीं है। उसी मीटिंग में, आखिरी मीटिंग का आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, उनके सदस्यों ने ये बात कही कि साहब हम ब्रीडर हैं और हमारे पास में बेस्ट ऑफ द हॉर्सेस हैं इंडिया के। आज जो लाइनें चल रही है वो हमारे घोड़ों की लाइन चल रही है, इसलिए हम जो बता रहे हैं वो बात सही है। और हम ये घोड़े अगर बाहर चले जाएंगे तो लाइनें खराब हो जाएगी। उस अधिकारी ने, हमको उस पर भी बोलने की जरूरत नहीं पड़ी, सरकारी अधिकारियों ने उनसे ये कहा कि भाई घोड़ा किसके पास है। बोले साहब हमारे पास है। तो बोले आप रखो ना घर में, आपको कौन फोर्स कर रहा है? क्या सरकार आपके घोड़े को एक्वायर कर रही है क्या बाहर भेजने? बिल्कुल, आप रखिए, आप मत भेजिए, पर आप दूसरे को तो मत रोको। तो उनका हमेशा ये रवैया रहा है कि जो हम कहें वो सही है, दूसरा जो बोलता है वो गलत है। इसलिए हमको नहीं समझ में आ रही कि हमारी दोनों सोसाइटीज आगे चल के किस प्रकार से इसका नतीजा निकाल सकती है। तो सर अभी सोसाइटी वाले एक बुरा मत मानना, आप ये भी सोचते कि जैसे मान के चलो अभी आप सोसाइटी में जो भी आप बोलते हो, जो भी करते हो, जो भी कर रहे हो वो आप ही कर रहे हो, तो कभी कभार सोसाइटी के लोग बोल देते कि यार बोनी वना आपके जाने के बाद में सोसाइटी का यानी हमारा एक छत्र राज्य हो जाएगा। नहीं देखिए, ऐसा तो नहीं है कि हमारी सोसाइटी में मैं बोलता हूँ वही होता है। हमारी एक कोर कमेटी, हमारी पहली बात तो एक एजीएम है। एजीएम के बाद में इलेक्शन हर 4 साल में होता है। 4 साल में एग्जीक्यूटिव कमेटी बनती है, अध्यक्ष भी चेंज होते हैं, सब कुछ होते हैं। पहले मैं सेक्रेटरी था, मैंने मेरे पोस्ट किसी और को देनी पड़ी क्योंकि हम बार बार चेंज चाहते हैं। मैं अभी वाइस प्रेसिडेंट हूँ। उसके बावजूद भी हमारी एक कोर कमेटी, बिल्कुल कोर कमेटी में हम 5 सदस्य हैं कि भाई जरूरी कुछ हो तो ये कोर कमेटी डिसीजन ले ले, बहुत बड़ी बात हो तो एग्जीक्यूटिव को पूछे, और भी बड़ी बात हो तो जनरल बॉडी में जाए। तो इस प्रकार से हम काम करते हैं। अभी कुछ रिसेंटली एक वीडियो एक यूट्यूबर ने बनाया और उस पर बड़े खुलासे से ये बात कही गई कि साहब ये जो संस्था है हमारी जोधपुर में जो चल रही है, इसका तो बहुत बड़ा ऑफिस है, उसके तो कई कारिंदे हैं, कई काम करने वाले लोग हैं, महाराजा साहब का उसके ऊपर संरक्षक है, तो ये तो जिंदगी भर चलेगी। बिल्कुल। पर ये बौनी बना वाला जो काम है ये तो क्या है, ये तो अपने चला रहे हैं, पता नहीं क्या है, आज ये चले जाएंगे तो ये तो बंद हो जाएगी। बिल्कुल। ये रिकॉर्ड किस काम का है? तो इस प्रकार की बातें ये लोग करने लगे कि साहब उम्र के हिसाब से देख लो। अब इसीलिए उन्होंने शायद ये चेंज किया। वहाँ सेक्रेटरी जो थे पहले उनको हटा करके एक यंगस्टर को लाए हैं, तो उनको लग रहा है कि भाई हम तो चेंज कर रहे हैं, इनके यहाँ तो कोई चेंज ही नहीं हो रहा, तो ये कैसे चलेगा। तो मैं उसका ये जवाब देना चाहता हूँ, हमारे पास
बहुत से मेंबर हैं, यंगस्टर्स भी हैं, बहुत सी यंग गर्ल्स भी आज हमारे साथ जुड़ रही हैं, हमारी मेंबर बन रही हैं, जो घोड़ों में इंटरेस्ट लेती हैं। बिल्कुल। और आज जो यंगस्टर्स आ रहे हैं वो सोशल मीडिया को सारी चीज़ों को समझते हैं। इंस्टाग्राम, फेसबुक, आपका ट्विटर, हो सकता है हम कम समझते हो पर वो सब जानते हैं और वो सब इसके अंदर इंटरेस्ट ले रहे हैं, काम सीख रहे हैं। किसी भी प्रकार का इसमें कोई अड़चन नहीं आएगी, लोग इसको आगे चलाएंगे, अच्छी तरह से सब चीज़ चलेगी। अगर हो सके तो हम ये कोशिश करेंगे कि हम इसका एक ऑफिस भी स्थापित कर देंगे। अभी तो मैं मेरे यहाँ चला रहा हूँ, मेरे ऑफिस से चला रहा हूँ। ऐसा नहीं है एक सोसाइटी का ऑफिस ऐसा थोड़ी ना कि ऑफिस चला रहे हो तुम अच्छा काम कर रहे हो, जिसका ऑफिस नहीं है तो वो खराब काम कर रहा है, ये कहीं नहीं होता। ऐसा नहीं है। और हम इसलिए कर पा रहे हैं, मतलब इसलिए नहीं कर पा रहे हैं मैं कहूँगा, हमारे पास स्टाफ नहीं है। मैं और हमारे जो असिस्टेंट सेक्रेटरी और ट्रेजरर हैं, सुनैना हैं, कर्नल सत्य प्रताप सिंह जी हैं, डॉक्टर गुरविंदर हैं, हम 4-5 जने मिलके इसको कर रहे हैं। और हम लंबा चौड़ा स्टाफ नहीं रखना चाहते क्योंकि हम अफोर्ड नहीं कर पाते। वो अफोर्ड कर सकते हैं, वो अफोर्ड कर सकते पैसा है। और अगर जो मैं आज 31,000 रुपये स्टड फार्म पे रहने लग जाऊं तो भाई मैं भी ऑफिस बना लूंगा और मैं भी यहाँ 4 कर काम करने वाले 31,000 और फिर प्लस में 5,000 रजिस्टर, बिल्कुल सही कोई सर। दिक्कत नहीं है। नहीं सर, पर सही हम है। एक उस लो लेवल पे काम कर रहे हैं। नहीं सर, अच्छा है, और फिर भी लोगों को ठीक है। जितने कम में सुविधा मिले उतना अच्छा है। हम उसमें उस टाइप का चीटिंग नहीं करना चाहते कि ये पैसा लेकर के हम बहुत बड़ी एक संस्था बना के बैठ जाएं, ऐसा हमारा कोई इरादा नहीं। तो सर मैं एक सवाल और जानना चाहूँगा कि आखिर सोसाइटी की लड़ाई कितनी लंबी चलेगी और लोग कब तक पागल बनते रहेंगे? नहीं देखिए, ये तो लोगों को समझने की बात है। सोसाइटी, क्योंकि देखो कुछ भी हो, लड़ाई सोसाइटी के ऊपर कंफ्यूज कौन हो रहा है? उस सोसाइटी के लोग आपकी सोसाइटी को लोगों को भड़काते होंगे और आपके वाले उधर भड़काते होंगे, तो ये कंफ्यूजन क्यों चल रहा है? नहीं, हमारे कोई भी लोग किसी को भी नहीं भड़काते और कोई भी सोशल मीडिया पे ऐसी बात नहीं कहता है। अगर कोई ईमानदारी से कोई साफ बात कहनी पड़ती है तो वो मैं कह रहा हूँ। वो तो आपके अलावा किसी का वीडियो आता नहीं आपकी सोसाइटी के हमारे तरफ। तय किया हुआ है कि भैया अपने इसमें उलझने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल। बोला भाई आप उलझ जाओ, आपको जो जवाब देना है आप दे दो। हम हमारे काम में, ब्रीडिंग में, हमारे काम में स्पोर्ट्स में लाने का है, वो हमारे कर्नल साहब देख रहे हैं। कोई ब्रीडिंग का काम है, कोई देख रहा है, सब अपना अपना काम कर रहे हैं, कोई नहीं। पर मुझे ऐसा लग रहा है कि इनकी जो भी मैं रवैया देखता रहा हूँ, ये एक पावर गेम में इनको ऐसा लग रहा है कि हम एक ऐसी संस्था बन गई है, बनी हमारे बाद है बिल्कुल, परंतु उसको इन्होंने इस तरीके से प्रोजेक्ट किया है कि हम बहुत बड़े हैं, बहुत बड़ी संस्था है, हमारे साथ में सब लोग जुड़े हुए हैं, इनके साथ में कोई नहीं है और हम जो कहें वो सही है। बिल्कुल। ऐसा पावर जो इनके हाथ में लाना चाहते हैं और उस पावर को ये छोड़ना नहीं चाहते। बिल्कुल। और इसीलिए हमको नहीं लगता, यानी कि मैं के चक्कर में, मैं के चक्कर में आप हमारे सरकारी मिनट्स को देखेंगे तो सब जगह यही बात आपको उनकी तरफ से मिलेगी। हम जो कहें वो सही, हमारा आदमी ये कह दे वो सही, जो जिस पे हम साइन कर दें वो सही। तो इस प्रकार का जब रवैया किसी का है कि मैं जो कर रहा हूँ वही होना चाहिए, तो फिर मुझे नहीं लगता कि किसी भी तरीके से हम एक छोर आएगा के बात कर सकते हैं, मुझे नहीं लगता। तो सर वैसे अभी देखा जाए तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट खुला हुआ है। अभी एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए गवर्नमेंट ने 17 सितंबर 2019 को कह दिया हम एनओसी देंगे, परंतु ऑफ कोर्स वो जो पुराना सिस्टम था लाइसेंस पे वही है। आप अप्लाई करें, लाइसेंस फॉर्म ले लें, अप्लाई कर दें बीजीएफटी में, सरकार में लाइसेंस आपको एनओसी का जो भी है डिटेल्स वो आप भर दीजिए, घोड़े का पासपोर्ट भर दीजिए और कोई भी कर सकता है। मतलब उसको हमारे पास भी आने की जरूरत नहीं है, किसी और के पास जाने की नहीं है, एक्सपोर्ट कंपनी के पास एक्सपोर्ट करने का। तो सर लोग जितना खुश हो रहे हैं कि भाई एक्सपोर्ट इंपोर्ट खुल जाएगा तो भाई भारी दामों में, मेरे को लगता है कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने में जितना पैसा लगेगा उतना पैसा आदमी देने में कंफर्टेबल होगा कि नहीं होगा? ये बहुत गलत धारणा है लोगों की। ये मैं शुरू से कहता आ रहा हूँ कि हम एक्सपोर्ट के लिए लड़ाई जरूर लड़ रहे हैं सबके लिए, क्योंकि हमने खुलवाया, इन्होंने बंद करा दिया, इसलिए हमें जिम्मेदारी है हमारी कि हम इसको वापस खुलवाएं। परंतु साथ साथ में मैं ये क्लियर कर देता हूँ, इतना ज़्यादा खर्चा है एक्सपोर्ट करने में। अगर आज ये जो पब्लिसिटी करते हैं कि 1 करोड़ में घोड़ा बिक गया, 5 करोड़ तक की रेट मिल गई, तो भाई साहब आप चाहे एक्सपोर्ट कितना भी खोल लो, ये रेट आपको बाहर से मिलने वाली नहीं है। ये इंडिया में मिल रही है तो फिर बाहर भेजने की जरूरत क्या है? भेजने की जरूरत ही नहीं है, आप अपने यहाँ सेल करते रहो, आराम से करते रहो। बाहर तो कोई ले जाएगा तो वो ब्यूटी के लिए तो बहुत कम लोग होंगे जो घोड़ा ले जाएंगे, वो उसको यूटिलिटी चाहिए।
घोड़ा Huge मेरा में। ड्रेसाज में आ सकता है, टेंट पेकिंग में आएगा, इंड्योरेंस में आएगा, मैं कहीं रेस में डालूंगा, शो जंपिंग में डालूंगा, तो वो घोड़ा आपसे लेगा। बिल्कुल। एक बात। और दूसरी समस्या ये है कि जैसे यूरोपियन यूनियन में कहता हूँ, आज यूरोपियन यूनियन में 20-25 कंट्रियां हैं, पूरे यूरोपियन यूनियन ने अपनी तरफ से बैन लगा रखा है बिल्कुल कि हमारे यहाँ पर इंडिया से कोई भी जानवर नहीं आ सकता। घोड़े की तो बात ही छोड़ो आप, ओके। तो आप वैसे ही बंद हो, तो आप कहाँ से करोगे? यानी भेज सकता है पर आम आदमी के बस की बात नहीं है भेजना। बहुत मुश्किल है। मेडिकल प्रोटोकॉल आपको पास करना पड़ेगा, क्वारंटीन घोड़े को कराना पड़ता है, बहुत ज़्यादा खर्चा है। अगर ये सारा प्रोसीजर आप करते हो तो ही आप सक्सेस होगे। तो इसलिए कोई सीरियस बायर होगा, किसी रीज़न से होगा, वही आपसे वहाँ बाहर घोड़ा ले जाएगा। इंडिया में जो घोड़े बिक रहे हैं ये अहम के कारण बिक रहे हैं, ईगो के लिए। मैं आपसे अगर पूछूं, जैसे लोग मेरे को बहुत सी बार कहते हैं कि प्रदीप भाई किसके पासपोर्ट पर घोड़े बाहर जा सकते हैं, तो लोग मेरे को खुद भी जवाब दे देते हैं कि प्रदीप भाई अगर दूसरी सोसाइटी से घोड़े अगर रजिस्टर्ड कराएंगे ना तो बाहर जाएंगे, बोनी बना वाली से कराए तो एक्सपोर्ट्स के थ्रू बाहर नहीं जा सकते घोड़े। भाई साहब उनका तो मैं एक ही जवाब दूंगा। हाँ। आज भारतीय अश्व संस्था यानी कि जिस सोसाइटी को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, उसने 6 घोड़े बाहर भेजे और कम से कम 30 घोड़े उन्होंने श्रीलंका भेज दिए। बिल्कुल। स्पोर्ट्स के, ठीक है ना। अब वो जो 6 घोड़े गए वो हमारी संस्था से ही गए। बिल्कुल। हमने उनकी हेल्प करी लोगों की, ठीक है। संस्था ने एक्सपोर्ट नहीं किए, संस्था ने मदद करी। संस्था एक्सपोर्ट नहीं करती है, बिजनेस नहीं करती है। बिल्कुल। हमने एक्सपोर्ट करने में मदद करी और आज भी हम करेंगे। और आज जितने भी घोड़े, आज 27 घोड़े अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, स्पेन में घोड़े खड़े हैं। 27 मारवाड़ी घोड़े इन सब कंट्रीज में आज बाहर खड़े हुए हैं। वो सारे हमारे यहाँ डीएनए होकर के यहाँ रजिस्टर्ड हैं और उन सबको एक्सपोर्ट करने में, इधर से उधर ट्रांसपोर्ट करने में हम लोगों ने उनकी मदद करी है। बिल्कुल। तो आपको क्या लग रहा है कि फिर कौन, वो भेज देंगे या हम भेज पाएंगे? आप विचार कर लो, वो लोग सोचेंगे। लोग सोचें। हम तो क्या कह तो सकते। सर जब मैं एक सवाल और पूछना चाहूंगा, जैसे कि लोग प्योरिटी चिल्ला रहे हैं अभी, तो क्या घोड़ों में प्योरिटी बची है वास्तव में, क्या बेचने के लिए प्योरिटी? क्योंकि बहुत सारे तो मार्केट में ऐसे ज्ञानी लोग बैठे हुए हैं, जब वो ज्ञान की बातें करते हैं तो जो हमारे तो क्या है, लोग ये देख लेते हैं कि भाई साहब इसने फेसबुक पे बहुत ज्ञान की बातें की है, थोड़ा सा 1-2 शब्द इंग्लिश में बोल दिए और थोड़ा स्टाइल से उसने प्रेजेंट कर दिया, तो उनको ऐसा लगता है कि भाई यही ज्ञानी आदमी है, इसके अलावा पूरे वर्ल्ड में ज्ञानी आदमी नहीं है। ऐसे ज्ञानी आदमी बहुत बैठे हुए हैं जो शो की भी शोभा खराब कर रहे हैं अभी, है ना। तो उन ज्ञानी लोगों के ज्ञान के बारे में क्या चाहोगे, यानी प्योरिटी है वास्तव में क्या नहीं है? कतई नहीं है, कतई नहीं। अगर है तो कितने % है? नहीं, देखिए मैं परसेंटेज पे अभी नहीं बोल पाऊंगा, हाँ। पर मैं ये खुलासे से कहूँगा कि अगर कोई आदमी ये कहता है कि मारवाड़ी इज एन 100% प्योर हॉर्स, हाँ। तो गलत है, बिल्कुल गलत है। आज के टाइम में नहीं है कि सर पहले हुआ करते थे और मारवाड़ी तो इंडिया में मारवाड़ी जो बना, हाँ। वो सबसे पहले काठियावाड़ी से भी उसका इन्वॉल्वमेंट रहा। बिल्कुल। तो वहां तो मिक्सिंग दोनों की हो ही गई ना, उसी से तो निकला। हाँ। और उसके बाद में यहाँ जो लोकल अपने घोड़े थे उनका भी इसमें रहा। बहुत सालों पहले आप एलेक्जेंडर की बात करो, एलेक्जेंडर ने जब इंडिया पे हमला किया, पोरस से झगड़ा चला, कई सालों तक, महीनों तक उनका झगड़ा चला। हिस्ट्री में लिखा हुआ है कि जब अल्टीमेटली जब एलेक्जेंडर ने देखा कि वो कब्जा नहीं कर पा रहा है और वापस जा रहा था, तो उसने अपने अरब घोड़ों की कोई 20-25 घोड़े पोरस को भेजे। बिल्कुल। एक समझौते के तौर पे, और पोरस ने अपने कुछ घोड़े उनको भेजे। तो भाई अपने जब घोड़े बाहर गए तो उनकी वहां ब्रीडिंग नहीं हुई क्या? और उनके जब घोड़े अपने यहाँ आए तो उनकी ब्रीडिंग नहीं हुई क्या? तो कभी भी आप ये चाहो कि आप ये कह दो कि एक प्योरिटी है, वो नहीं है। ये सवाल हमारी मीटिंगों में भी आया, क्योंकि मारवाड़ी सोसाइटी ने एक प्रपोजल ये भी दिया कि 80% से ऊपर अगर कोई घोड़ा प्योरिटी में आता है तो उसको एक्सपोर्ट नहीं होना चाहिए। अच्छा। तो सरकार ने उनको ये सवाल पूछा कि भैया इसका टेस्ट कौन करेगा? प्योरिटी चेक करने का आता है कि कुछ? हाँ होता है, पर कौन करेगा? उस वक्त एनआरसी ने मना कर दिया, एनबीजीआर ने मना कर दिया, साइंटिस्टों ने मना कर दिया, सब ने मना कर दिया, तो उसका कुछ हो ही नहीं सकता। अब हम लोगों ने इसके ऊपर रिसर्च करी है, हमने कोई सरकार की ही लैब ढूंढी है और सरकार से पूछा है कि साहब अगर आप परमिशन दे दो तो हम उस लैब से बात कर लें। उन्होंने कहा देखिए वो तो सरकार की लैब है, आप बात कर सकते हो। तो हमने उनसे बात करी है और हमने जो 25 से 32 साल तक के घोड़े
पुराने जो अगर अवेलेबल हैं आज की तारीख में, उनका ब्लड सैंपल कलेक्ट करके हमने उस लैब को भेजा है। वो लैब ये कहती है कि कम से कम 50-60 घोड़ों का मेरे पास सैंपल आ जाना चाहिए। अच्छा। उसके बाद में मैं उनकी टेस्टिंग करूंगा। ओके। और उनकी टेस्टिंग करने के बाद में उनको अलग अलग ब्रीड से मैच करूंगा। बिल्कुल। और फिर मैं आपको बता पाऊंगा कि हम अब तैयार हैं। वो अगर जब तैयार हो जाएंगे तो कोई भी आदमी अपना ब्लड सैंपल अपने घोड़े का डायरेक्ट उस लैब में भेज सकता है। उसमें हमारे पास भी आने की जरूरत नहीं है और वो प्योरिटी टेस्ट करके बताएंगे कि इसमें कितनी मिक्स। इससे हम ये समझ सकते हैं कि जो लोग प्योरिटी कह रहे हैं गलत है। सबूत कुछ नहीं है, बस सारा खेल बातों का चल रहा है। प्योरिटी शब्द से जो शब्द हम यूज करते आए हैं वो है ट्रू टू ब्रीड, यानी कि जो आपका ब्रीड स्टैंडर्ड है। मतलब जो आपने एक रूपरेखा बना रखी है कि मारवाड़ी कैसे दिखना चाहिए बिल्कुल। आज की तारीख में, हाँ। उससे मेल खाता है तो वो ट्रू टू ब्रीड हुआ, वो प्योर नहीं है। हाँ। प्योरिटी शब्द गलत है। ट्रू टू ब्रीड मतलब ब्रीड स्टैंडर्ड से मेल खाता हुआ ये घोड़ा मारवाड़ी है, बस वो शब्द सही है। तो बस लोगों को सर हम यही बोल सकते हैं कि जो लोग हैं बातों में भरोसा कर रहे हैं, बातों पे भरोसा करना छोड़ दें। और जो लोग 7 जनरेशन घोड़े की गिना देते हैं उन लोगों को मेरे को लगता है कि हाँ हो सकता है 10% लोगों के पास में वास्तव में हो उनके घर से चली हुई आ रही है, पर 80% तो धुआंधार झूठ बोल रहे हैं। फेसबुक पे आधी से ज्यादा पोस्ट आती है, उसमें 7 जनरेशन पूरा पड़ोस, उसके घोड़े के पड़ोस में कौन सा घोड़ा रहता है, उसकी पड़ोस की तो वो तो उसने बस नहीं चले ना, पड़ोसी की सेटिंग कौन थी उसकी भी जनरेशन के बारे में उसमें डिटेल दे दे। तो भाई ये ऐसी अफवाहों पे ना जाएं, आंखों से देखें और सतर्क रहे और सावधान रहे, बस इतना ही बोल सकते हैं घोड़ा लाइन में। बिल्कुल। बाकी सर आपने एक बहुत अच्छी कोशिश करी और आपने टाइम दिया, उसके लिए आपका धन्यवाद। क्योंकि लोगों के दिमाग में जो कंफ्यूजन चल रहा था वो दूर होना मेरे को लगता है कि बहुत ज्यादा जरूरी था अभी इस टाइम पे। तो आपने एक लोगों को जानकारी दी और प्रूफ के साथ में दी, तो बहुत अच्छा लगा। बाकी देखते हैं, अगर मारवाड़ी सोसाइटी भी मैं कोशिश करूंगा कि भाई एक बार इनवाइट करें, जिससे लोगों के सामने आपका भी, अब मैं कोई जज नहीं हूं, मैं बार बार एक चीज बोल रहा हूं, वो बहुत सारे लोग कह देंगे तू क्या कोई वकील है या जज है क्या। भाई मैं ना कोई वकील हूं ना कोई जज हूं, मैं आम आदमी हूं, है ना। पर मैं कोशिश ये कर रहा हूं कि दोनों की बात लोग सुने, क्योंकि सरकार के बीच में आपकी मीटिंग होती है तो लोगों को कुछ नहीं पता चलता क्या है, पर लोगों को पता लगना चाहिए। जैसे लोगों के अंदर अवेयरनेस आए, लोगों को ये पता लगे वास्तव में कौन सी सोसाइटी अच्छा काम कर रही है और कौन सी सोसाइटी लोगों को थोड़ा सा भड़काने का काम कर रही है। बिल्कुल सही बात है। मैं आपको भी धन्यवाद देना चाहूँगा, आपने समय निकाला और आप आगे होकर के आपने कहा कि भाई मैं इंटरव्यू लेना चाहता हूँ। और बहुत कम लोग हैं जो आगे होकर के, लोग इंतजार करते हैं कि भाई मुझे बुलाएंगे तो मैं जाऊँगा। मैं तो सर जब झूठ का भी प्रकरण चल रहा था, जब भी मैंने आपके पास आगे से फोन करा था कि सर ये डीएनए की को थोड़ा अपन प्रमोट करते हैं और मेरे को लगता है कि उसके बाद से डीएनए के अंदर बहुत बाहर आई। हर वीडियो में मैंने डीएनए का जिक्र करा और आज जो लोग डीएनए की बात कर रहे हैं वो बात हम लगता है कि 3 साल पहले कर चुके हैं। आज कुछ लोग भी हैं, यूट्यूबर भी, जो डीएनए की बात कर रहे हैं, उनकी मजबूरी बन गई है करना। हाँ, अब तो खैर सब इंटरेस्टेड है, क्योंकि सबों को मजा लेना पड़ेगा। इंटरेस्ट नहीं लोगे तो करोगे क्या फिर? अपने वीडियो में पूछोगे क्या? क्योंकि वास्तविकता तो तुम पूछ नहीं सकते क्योंकि खुद गलत हो। अगर खुद सही हो तभी वास्तविकता पूछ सकते हो। पर अब मैं कोशिश करता हूं कि मेरा अगर वीडियो देख रहा है, अगर आदमी मेरे वीडियो में 25 मिनट 28 मिनट 30 मिनट दे रहा है तो उसको वास्तव में एक नॉलेज मिले और उसका जो टाइम है वो जाया ना हो। बिल्कुल, उसको पूरी नॉलेज मिले। बिल्कुल। थैंक यू सर इतनी जानकारी देने के लिए और इतना टाइम देने के लिए। ओके, धन्यवाद। सो मच प्रदीप जी।